जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैकेनिक्स की यूनिट 4 पार्ट 3 के साथ भाई इसी के साथ मैकेनिक्स का सिलेबस भी होगा कंप्लीट। और हम आप लोगों को सूचना देना चाहेंगे कि सेकंड सेमेस्टर का एक इंग्लिश की पोएम को छोड़ के ऑल वीडियोस आर अपलोडेड। यू कैन वॉच दिस ऑल वीडियोस फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, ऑर्गेनिक, physical chemistry, your mechanics, and also electricity and magnetism. And we will also provide some mind map of spheres and general equation of second degree on our telegram channel, so you will join the telegram channel for downloading that mind maps. तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा। डॉपलर इफेक्ट साउंड की रिस्पेक्ट में होता है भाई। डॉपलर इफेक्ट साउंड की रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। साउंड एक सोर्स होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा होता है या पास आ रहा होता है तो जो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है, जो उस फ्रीक्वेंसी कोई सोर्स है, जैसे ये चीज़ है, सोर्स है, ये पेन आपका क्या है, ऑब्जर्वर है। अगर ये ऑब्जर्वर स्टेबल है और ये दूर जा रहा है, पास आ रहा है, तो इसके अंदर इसको जो महसूस होगी, फ्रीक्वेंसी के अंदर कुछ चेंज महसूस होगा, उसी को हम जो जर्नली पढ़ते हैं वो डॉपलर इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या है कि सेम है, कोई सोर्स होगा, कोई ऑब्जर्वर होगा, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वहाँ साउंड की चेंज होती है, यहाँ किसकी चेंज होगी, लाइट की। रिलेटिविस्टिक ऑलवेज स्टडी इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम जो जनरली स्टडी करते हैं कुछ इस प्रकार से स्टडी करते हैं कि दो प्लेन है, एक प्लेन मूव कर रहा है, दूसरा प्लेन अगर स्टेबल है, ये सोर्स मान लिया, ये ऑब्जर्वर मान लिया, तो इसकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या चेंज आएगा उसको हम जो है जनरली रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर। इसको भाई हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो टाइप का होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है एक, तो एक ट्रांसवर्स होता है। मैं पहले आपको पूरी डिटेल दूंगा लॉन्गिट्यूडनल की, फिर देंगे ट्रांसवर्स की। तो सबसे पहले आइएगा हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसी का एक टाइप है लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, DFE। डी लिख देता हूँ डॉपलर इफेक्ट के लिए। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि ये मान लिया एक प्लेन है, ये ऑब्जर्वर का प्लेन है, ये सोर्स का प्लेन है। दिस इज सोर्स, दिस इज ऑब्जर्वर प्लेन, ठीक है। ऑब्जर्वर इस प्लेन में, सोर्स इस प्लेन में। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, आपका ऑब्जर्वर, उसी डायरेक्शन में कौन मूव करे, आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई भी पार्टिकल जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट परपेंडिकुलर मूव करे किसके, ऑब्जर्वर की मूवमेंट के, तो उसे हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्लियर। तो आपको इस फिगर से क्लियर समझ आ गया होगा। ट्रांसवर्स में और इसमें एक डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा, कि इसके अंदर हम जो डिस्टेंस ऑब्जर्वर ने कवर की है, कि डिस्टेंस कवर करने में जितना ऑब्जर्वर ने टाइम लिया वो भी हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स में हम ऐसा इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इस साइड डायरेक्शन हो रही है किसकी, लाइट की, ऑब्जर्वर की साइड। तो ऑब्जर्वर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, क्योंकि लाइट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, इस वजह से उसमें हमेशा नहीं लेते हैं। तो रिलेटिविस्टिक लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो जनरली हम जो है ट्रांसवर्स नेचर से दो इक्वेशंस, किससे जानते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम ये दो इक्वेशंस जानते हैं। इन्हीं दो इक्वेशंस का हम यूज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, 1/t। 1/t टाइम, जितना लाइट ने लिया प्लस जितना ऑब्जर्वर ने लिया, दोनों के टाइम को जोड़ देंगे और उसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। रिलेटिविस्टिक डॉपलर लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट में आप निकाल क्या जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो अगर मैं टाइम का कंपोनेंट देखूं तो t माइनस vx/c² √1 - v² ये आपके लॉन्गिट्यूड से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। अब मैंने फर्स्ट सिग्नल पे क्या था कि जब कोई डिस्टेंस ऑब्जर्वर ने ट्रैवल नहीं करी और टाइम भी जीरो था, दोनों टर्म्स मैंने जीरो ली, तो यहाँ भी जीरो, तो x डैश भी आपका जीरो आया और t डैश भी आपका जीरो आएगा। ये चीज़ क्लियर है। जब कोई भी डिस्टेंस ना तो ऑब्जर्वर ने ट्रैवल करी और टाइम भी जीरो था, कोई लाइट भी ट्रैवल नहीं करी थी। अब सेकंड सिग्नल में हमने क्या लिया, हमने सेकंड सिग्नल में जो स्टडी की उसमें स्टडी किया कि डिस्टेंस जो ऑब्जर्वर ने है ना वो अब तक जीरो ही ट्रैवल की है, लेकिन टाइम t1 चला गया है। टाइम t1 मतलब कि टाइम तो चल रहा है, टाइम कभी किसी के लिए रुका ही नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी रुकेगा, लेकिन डिस्टेंस नहीं हो पाई।
तो यहाँ से एक्स डैश किसके इक्वल आया, माइनस T1 V अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इंटू टी किसके इक्वल आया, T1 ये तो 0 हो गया, अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अपने को ये चाहिए था, एक टाइम तो आ गया। ये टाइम किसका आया है, ये टाइम आया है कि इसने कितनी ड्राइव जो डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर ने कितना टाइम लिया है। ये अपना ऑब्जर्वर का टाइम आ चुका है, एक तरीके से अपने पास ऑब्जर्वर के टाइम की जो है वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम देखें सेकंड सिग्नल ने डिस्टेंस कितनी कवर की, अब इस पार्टिकल ने, इस लाइट के पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर की है, डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड इनटू टाइम, और टाइम ये वाला लेंगे हम उसके लिए, क्योंकि टाइम तो यही लगा है, जितना ऑब्जर्वर को टाइम लगा हुआ उतना ही लगा है। तो डिस्टेंस डेल्टा एक्स से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो इसमें अगर मैं लूँ तो इसे मैं कैसे स्टडी करूँगा, इसे मैं स्टडी करूँगा वी वेलोसिटी T1 डैश टाइम, टी डैश टाइम, टी डैश की ये वैल्यू है। तो डेल्टा एक्स अपने पास क्या आ गया, वी T1 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। किसी को प्रॉब्लम, किसी को आपत्ति, किसी को दुविधा, किसी को शंका नहीं हो रही होगी। अब लाइट ने कितना टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट ने कितना टाइम लिया, तो उसे हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा टी से, कि लाइट ने कितना टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने की। तो डेल्टा एक्स अपॉन सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब सी से वो चल रही है। अब अगर मैं इसको यहाँ रखूँ वी T1 सी अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास, डेल्टा टी की। तो टोटल टाइम तो दो टाइम हो गए भाई, डिस्टेंस कितना टाइम लेगी और लाइट कितना लेगी, तो इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, डेल्टा T1 प्लस टी डैश, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपके पास एक टोटल टाइम आएगा, विच इज़ आई डिनोटेड इससे, मैं इस वैल्यू से उसको डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, डेल्टा T1 डैश। तो अगर मैं इसे जोड़ूँ तो T1, अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो तुम्हें पहली बात पता चल रही है कि T1 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर तो पूरे में से कॉमन आएगा, तो मैंने उसे पहले ही कॉमन ले लिया, मैंने पहले ही उसको कॉमन ले लिया ताकि भाई बाद में कोई शंका दुख दुविधा ना हो। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से और देखूं इस चीज़ को, तो यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की प्रॉपर्टी लग सकती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकती है। तो T1 डैश किसके इक्वल आ गया, T1 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, सॉरी T1 डैश किसके इक्वल आ गया, T1 1 प्लस वी बाई सी, नीचे वाले को अगर मैं खोल दूँ 1 माइनस वी सी इंटू 1 प्लस वी सी। अब इन दोनों को देखो, एक के ऊपर रूट है, एक के ऊपर रूट नहीं है, तो मैथमेटिकली आप जानते हो अगर 1/2 और √2 लिखा हुआ है तो इसे हम 1/√2 भी लिख सकते हैं, ये 2 है 1/√2, ठीक है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लगाऊँ तो T1 रूट 1 प्लस वी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी, दोनों टर्म्स रूट के अंदर आ जाएगी। ये आ गया अपने पास टाइम, ठीक है। अब टाइम जो है फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, अपोजिट का। तो इसी चीज़ का अगर मैं करूँगा तो 1/μ1 टाइम आएगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी म्यू डैश लिख लो इसे, 1/μ आएगा, ये म्यू डैश है और ये म्यू है, ये 1/μ डैश है, ये 1/μ है, और ये एज इट इज़ रहेगी 1 प्लस वी बाई सी 1 माइनस वी बाई सी। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि अपने को ऊपर चल लेके जानी, तो फ्रीक्वेंसी डैश का क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस वी बाई सी ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस वी बाई सी नीचे चला जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। ये अपने पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी, जो अपने को क्या निकालनी थी, लॉन्गिट्यूडनल रिलेटिविटी लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट के अंदर अपने को, लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट के अंदर अपने को निकालना था। क्लियर है, ये अपने पास जो है फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, यही अपने को निकालनी थी लॉन्गिट्यूडनल के अंदर। सिमिलरली हम ट्रांसवर्स के अंदर निकालेंगे, लेकिन उसके अंदर ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि इस डिस्टेंस का कोई मेजर नहीं है उसके अंदर। अब अगर कुछ रिलेशंस हैं, अगर v डैश आपका v से छोटा हो, v डैश क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, v क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि जो सोर्स है, जो ऑब्जर्वर है, वो सोर्स से दूर जा रहा है। अगर v बड़ा हो, v डैश बड़ा हो v से, तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, दो लाइन सी बना। ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल के बारे में कंप्लीट डेप्थ डिटेल। अगर सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रांसवर्स के ऊपर,
अगर सिमिलरली अब हम चर्चा करें ट्रांसवर्स के ऊपर, तो ट्रांसवर्स में कुछ नहीं है, सिंपल ये ऑब्जर्वर का प्लेन है, लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लाइट परपेंडिकुलर है, लाइट इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट मूव करे, दैट कॉल्ड ट्रांसवर्स। क्लियर, उसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। सिमिलरली अपने पास एक्स डैश और टी डैश, ये दो अपन अजम्पशंस लेंगे इसके अंदर भी सिमिलर, मैंने इसलिए दूसरा पेज यूज किया, इसी पे यूज कर लेते हैं, यही दो वैल्यूज लेंगे अपन। और फर्स्ट सिग्नल के लिए टाइम 0, x 0 t 0, तो x डैश भी 0 t डैश भी 0 फॉर फर्स्ट सिग्नल के लिए। लेकिन सेकंड सिग्नल के लिए x 0 t इक्वल टू में t1, तो x की वैल्यू क्या आई थी माइनस वी t1 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका कोई यूज़ नहीं है, हालांकि इसका जस्ट फॉर हम ले लेते हैं इसको ताकि थोड़ा लेंथी लगे, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आपके पास लेक्चर आ गया। अब ये आया है जो लाइट ने टाइम ट्रैवल किया है, जो लाइट को इधर जाने में लगा है, ऑब्जर्वर का हमें लेना नहीं है टाइम, तो इसमें टोटल टाइम किसके इक्वल आएगा, टोटल टाइम सिंपली इक्वल टू में टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू क्या आ गई, यही जो वैल्यू होगी ये टाइम की आ गई अपने पास, जो अपने पास टोटल टाइम है वही आएगा। अगर इसी का अब हम अपोजिट कर दें, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालें, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये आ गया ट्रांसवर्स के लिए फ्रीक्वेंसी। बताइएगा भाई किसी को दिक्कत दुख दर्द शंका। देखो दोनों में सेम है लेकिन इस टर्म में फ़र्क है, ये ट्रांसवर्स के लिए है, ये लॉन्गिट्यूडिनल के लिए। किसी को कोई समस्या कोई दुख दर्द नहीं होगा। ये था आपका पूरे का पूरा डॉपलर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। ये क्वेश्चन चांस है आपके 8 to 16 मार्क्स में आने की। क्लियर। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है, उसको हम कंटेन कर लेते हैं। अब हम एक टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है 4 वेक्टर्स। 4 वेक्टर मतलब 4 वेक्टर्स। सिंपल 4 वेक्टर्स का मतलब क्या है, एक स्पेस कोऑर्डिनेट माना जाता है मिनोकोविक्स स्पेस। ये स्पेस क्या है जिसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट है x y z और आयोटा सी टी। ये एक फोर्थ कोऑर्डिनेट, ध्यान से आयोटा सी टी, ये एक फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है अज्यूम किया जाता है मोनोकोनिको स्पेस के अंदर। इस स्पेस का कुछ ऐसा सिस्टम है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन है। सिंपल अगर पूछ लिया जाए 2 मार्क्स में कि मोनोकोनिको स्पेस होता क्या है, जिस स्पेस के अंदर ये 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये रिलेशन उनके बीच में होता है। क्लियर। ये एक मोनोकोनिको स्पेस है। ये इसी कोऑर्डिनेट में हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं 4 वेक्टर्स में। अब हम सिंपल अज्यूम कर लेते हैं जो अपना x है ये x1 के इक्वल है, जो y है ये x2 के इक्वल है, जो z है ये x3 के इक्वल है और जो आयोटा सी टी है ये x4 के इक्वल है। हमने सिंपल सा ये 4 प्यारे प्यारे अज्यूमशन कर लिए। यही 4 क्या है 4 वेक्टर्स है। 4 वेक्टर्स 4 पॉइंट वेक्टर्स, इन्हीं को बोल देते हैं प्यार से। इन्हीं को जो है प्यार से क्या बोला जाता है, रेडियस वेक्टर भी इन्हीं को प्यार से बोल दिया जाता है। अब आप प्यार से क्या जानते हैं, हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैंने यूनिट 3 के अंदर बोला था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चीज़ है जो यूनिट 4 में इतनी यूज़ होगी कि आप देख के ही दंग रह जाओगे कि इतना यूज किसी का है ही नहीं। अगर आपको इक्वेशन याद नहीं तो आप यूनिट 4 कर ही नहीं सकते यार लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर। तो और वाई डैश इज इक्वल टू में वाई और जेड डैश इज इक्वल टू में जेड। ये सिंपल सी 2-3 बातें हैं जो अपने को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। तो सिंपली अगर हम देखें एक्स डैश x1 को, अगर मैं इसे x1 में मान लूँ, इसे x1 मान लिया, इसे x1 मान लिया, इसे मैंने t माना, तो x1 किसके इक्वल है, x किसके इक्वल, सॉरी ये x थे, तो x किसके इक्वल आएगा, x1 के मैंने सिंपली पुट कर लिया। क्लियर। x की जगह मैंने x1 रख लिया तो x1 डैश आ गया, x1 आ गया v। अब t की जगह क्या रखेंगे, t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, t इज इक्वल टू में x4 आयोटा सी, ये t की वैल्यू आ गई। इस t की वैल्यू को यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, आयोटा सी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये आ गई x1 की वैल्यू। अगर t डैश की वैल्यू देखें तो t डैश यहाँ पे डैश करोगे तो इसे भी डैश कर दो, तो x4 डैश आयोटा सी और x4 बाय आयोटा सी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर।
ये रिलेशन आएगा, इसमें किसी को समस्या, कोई दुविधा, कोई शंका नहीं होगी। तो x-4 यहाँ से क्या आ गया अपने पास, x की 4, क्योंकि आयोटा सी को वहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो vx c² इंटू आयोटा सी 1 माइनस v²/c²। क्लियर। सिमिलरली अगर हम x2 देखें, y की जगह क्या रख लेंगे, x2 इज इक्वल टू x2 डैश, और सिमिलरली z की जगह रख लेंगे x3 ये x2। ये आ गए अपने पास चारों के चारों वेक्टर्स, इन्हीं को बोला जाता है 4 वेक्टर्स। तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियोस देखी हैं, पूरी मैकेनिक्स पढ़ी है शिद्दत से, तो मैं नहीं कहता कि आप 70+ मार्क्स छोड़ देंगे, आप बिल्कुल आसानी से उन्हें गेट कर सकते हैं। आपसे आशा यही है कि आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताइएगा। मिलते हैं अगले सेमेस्टर में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।